हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों को विस्तृत रूप से डिस्कस कर लिया था कि कौन सा मौलिक अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। आज का जो हमारा वीडियो है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही जो उसका अनुच्छेद 32 था, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको हम विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सारे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार होता है कि एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बहुत अंदर से पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे जुड़े कोई भी प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप यकीनन उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि जो भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच उनका वर्णन किया गया है। तो जो अनुच्छेद 32 था वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या है कि देखिए, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होने के कारण हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी नागरिक है, यदि उसके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा या राज्य द्वारा किया जाता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है, अर्थात वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय जो है उसके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो यह प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। देखिए, इसमें न्यायालय द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। देखिए, ये व्यवस्थापिका जो यानी जो हमारी विधान परिसभा है या संसद है, इसके द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है यदि हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होते हैं, यदि वे जो कानून है हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो न्यायालय उन कानूनों को शून्य घोषित कर सकती है। इसके अलावा जो कार्यपालिका ऐसे कुछ कार्य करती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भी न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह कार्यों की समीक्षा करके यदि वह कार्य मौलिक अधिकारों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनको अवैधानिक घोषित कर सकती है। देखिए, यह जो अधिकार है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसीलिए इसको मूल अधिकार, देखिए इसको कहा जाता है कि यह मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार है। देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकारों की रक्षा करना भी एक मूल अधिकार है। इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसकी महत्व इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान सभा में एक बात कही थी कि एक मौलिक जो अनुच्छेद 32 है इसके संबंध में उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो इसके इम्पोर्टेंस को आप देख सकते हैं। और एक कोटेशन कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कई बार बिना नाम के पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसके लिए इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर जब भी पूछे भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो वह अनुच्छेद 32 है। लेकिन जब अगर भीमराव अंबेडकर का नाम ना दिया हो, अगर वैसे ही पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो उसका आंसर प्रस्तावना होगा। तो यह याद रखिएगा। देखिए, जब भी किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। देखिए, जो अनुच्छेद 226 है इसके तहत वह हाई कोर्ट में जा सकता है और इसके अलावा अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के आदेश, जिन्हें रिट कहा जाता है, जारी कर सकता है। और इन रिटों के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये रिट कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जिनमें पहला जो रिट है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार परीक्षालेख। तो देखिए, ये 5 प्रकार के रिट न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं जिनके द्वारा वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो आइए इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि इन अधिकारों, इन जो रीट हैं, इन लेख हैं, इनका मतलब क्या है। तो देखिए, जो सबसे पहला इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
जिसे हैबिस कॉर्पस के नाम से कहा जाता है। देखिए जो यह शब्द है हैबिस कॉर्पस, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति है मतलब सशरीर उपस्थित होना। हैबिस कॉर्पस का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। देखिए यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो, और न्यायालय जो होती है वह बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय निश्चित स्थान पर उपस्थित करे, जिससे कि बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार हो सके। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो न्यायालय जो होता है उन कारणों पर विचार करता है। यदि जो कारण होते हैं वह वैधानिक होते हैं तो उस व्यक्ति को बंदी बनाए रख सकता है, लेकिन अगर जो कारण है वह अवैधानिक है तो उसे मतलब उसे छोड़ दिया जाता है, उसे मुक्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो यहाँ पर सरकारी अधिकारी के द्वारा भी बंदी बनाया जा सकता है किसी व्यक्ति को, और कह सकते हैं कि निजी व्यक्ति भी किसी को बंदी बना सकता है। तो इन दोनों के विरुद्ध यह जारी हो सकता है। जो है यह सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके विरुद्ध, जैसे पुलिस हो गया, या कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी को जबरदस्ती बंदी बनाया है, तो यह दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है ये लेख। तो इसमें यही है कि जो इसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति है जिसको आपने बंदी बनाया है उसको न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कीजिए। उस पर बंदी बनाए जाने का जो कारण उस पर विचार किया जाएगा, और वह कारण सही होगा तो उस व्यक्ति को बंदी बनाए रख सकते हैं, अगर वह कारण गलत होगा तो उसी टाइम उसे छोड़ दिया जाता है। देखिए अगला जो इसमें है वह है परमादेश। देखिए परमादेश, देखिए यह जो है यह यदि कि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इसके द्वारा कर्तव्य पालन करने को कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो कि परमादेश शब्द है इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ जो है मैंडामस, जो है मैंडामस है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना या आज्ञा देना। देखिए अगर कोई व्यक्ति है यह तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इसके माध्यम से उस अधिकारी को कहा जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, नहीं तो आपको आपके पद से हटाया जा सकता है, यानी या आपको दंडित किया जा सकता है। और इसके लिए देखिए यहाँ कभी कभी ये भी होता है कि ये उच्चतर न्यायालय जो होते हैं, जो कि उच्च न्यायालय, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को भी ये जारी कर सकता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को जारी कर सकता है, हाई कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय जो है उनको जारी कर सकता है। और यहाँ पर याद रखिएगा जो परमादेश है ये दो अधिकारियों जो कि भारत में 2 संवैधानिक पद है उन पर जारी नहीं किया जा सकता। पहला है राष्ट्रपति और दूसरा है राज्यपाल। इन दोनों को कभी भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगला इसमें है प्रतिषेध। देखिए ये क्या होता है, प्रोहिबिशन। जो ये है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी कार्य के प्रतिपादन को प्रतिबंधित करना, यानी कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको प्रतिबंधित कर देना कि यह कार्य आप नहीं कर सकते हैं, तो इसे प्रतिषेध कहा जाता है। और ये देखिए ये हमेशा ऊपरी न्यायालय जो होता है वह हमेशा निम्न न्यायालयों को जारी करता है। जो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया वो हाई कोर्ट को जारी करेगा, हाई कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगा, वो उससे अधीनस्थ न्यायालयों को जारी कर सकता है। इसके देखिए इसमें कहा जाए इसके माध्यम से उनके उनके अधिकार क्षेत्र में रहने को कहा जाता है। यानी कोई न्यायालय है, मान लीजिए जो अधीनस्थ न्यायालय है, कभी कभी वह ऐसे मामलों की सुनवाई करने लगते हैं जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। तो इस प्रकार के लेख से उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करें। ये जो संबंधित मामला है उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो इस पर उन पर रोक लगाया जाता है। और यह याद रखिएगा कि यह लेख कब जारी किया जाता है, तो सामान्यतः इसमें यही होता है कि जो न्यायिक अधिकरण होते हैं वह अर्ध न्यायिक अधिकरणों संस्था मतलब इन्हीं के विरुद्ध जो न्यायिक अधिकरण है या जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं इनके विरुद्ध इस प्रकार का लेख जारी किया जाता है। और यह कभी भी व्यक्तियों पर जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मामला क्या है कि अधिकार क्षेत्र के बारे में बताता है, तो इसीलिए व्यक्तियों के लिए जारी नहीं होता है, केवल यह संस्थाओं के लिए जारी होता है। इसमें अगला है उत्प्रेषण। देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये भी एक लैटिन भाषा। देखिए भारतीय संविधान जो था उसको जो बनाने वाले हैं वो अधिकांश मतलब उसमें जितने लोग थे वो सब बैरिस्टर की पढ़ाई करने वाले यानी वकील थे। तो जो इसमें अधिकांश शब्द जोड़े गए हैं वो वकालत से संबंधित है, इसीलिए थोड़ा शब्द डिफिकल्ट होते हैं और हर एक शब्द का एक विशेष अर्थ है। तो जो उत्प्रेषण है जो ये शब्द है ये भी एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है। उत्प्रेषण का जो मतलब अर्थ होता है वो होता है मंगा लेना, यानी किसी चीज को मतलब किसी को अपने पास मंगा लेना, इसका अर्थ यही होता है। देखिए इसमें क्या होता है
कि यह उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को लंबित मामलों को अपने पास लाने के लिए जारी किया जाता है। यानी कोई ऐसा मामला है जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जो उच्च न्यायालय होता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दे सकता है कि वह जो मामला है उसको ऊपर प्रेषित कर दे। यानी वह इस लेख के माध्यम से वह उन मामलों को अपने पास मंगाता है। और देखिए, इसके अधिकार मतलब इसमें कोई भी मामला हो जो उच्चतर न्यायालय होता है उसको अपने पास मंगा सकता है। और इसका जो मतलब ये भी इसमें कहा जाता है कि मामला क्यों मंगाएगा, तो ऐसे मामले होते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हो, या ऐसे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं इसकी सुनवाई हमारे यहाँ होनी चाहिए, तो वह उन मामलों को अपने पास मंगा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा उत्प्रेषण। और इसमें पांचवा क्या है, तो देखिए पांचवा जो है अधिकार परीक्षा लेख है। इसमें पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या देखिए, जब कोई अधिकारी ऐसे पद पर कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो इसके माध्यम से पूछा जाता है कि किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है, वह किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है। तो देखिए, जब कोई भी अधिकारी होता है, मान लीजिए अगर वह पुलिस अफसर है और बाद में वह चल के मतलब एक नॉर्मल इंस्पेक्टर है और बाद में वो आदेश देता है डीएसपी वाला, तो इस लेख के माध्यम से उससे पूछा जाता है कि आप किस आधार पर इस प्रकार का आदेश दे रहे हैं या किस आधार पर इस प्रकार के पद पर काम कर रहे हैं। तो इसमें जो अधिकारी होता है उससे एक लिखित जवाब मांगा जाता है। देखिए, अगर उस जवाब से जो सुप्रीम कोर्ट होता है या जो न्यायालय है वह संतुष्ट होता है तो उसे उसके पद पर बने रहने दिया जाता है। लेकिन अगर वह असंतुष्ट होता है तो उसके पद से हटाया भी जा सकता है और साथ ही साथ उसे दंडित भी किया जाता है। यानी उसका यदि दावा सही होता है तो वह पद पर बना रहेगा, नहीं तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और इसमें एक शर्त ये है कि देखिए, ये लेख जो है ये ऐसे व्यक्ति के लिए मतलब ऐसी पद के लिए जारी किया जाता है जो कि सार्वजनिक पद हो, यानी मान लीजिए जो सरकारी पद हो। यहाँ पर ये नहीं होगा किसी निजी संस्थान में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके लिए अधिकार परीक्षा लेख को जारी कर दिया जाए, नहीं, वो पद सरकारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो पद सरकारी होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि वह पद जो है वो कानून या संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए और किसी भी निजी संस्था में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हमने 5 प्रकार के रिटों को पढ़ा, जिनमें पहला मैंने बताया आप सभी को कि पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है परमादेश है, और तीसरा प्रतिषेध है, और चौथा उत्प्रेषण एवं पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा लेख। तो इन 5 प्रकार के रिटों को जारी करके जो सुप्रीम कोर्ट होता है या जो न्यायालय होता है वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब इससे जुड़े और फैक्ट को हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 32 तक देखेंगे तो ये नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं। और इसके आगे जो अनुच्छेद हैं, देखिए उनमें अनुच्छेद 33 है, 34 है। देखिए, अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 में क्या दिया गया उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, इसके माध्यम से इसमें अनुच्छेद जो 33 है इसके द्वारा इसमें ये क्या कहा गया है, तो इसमें संसद के द्वारा सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग आदि के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो सेना में होते हैं या जो सशस्त्र बल में होते हैं, खुफिया विभाग में होते हैं, उनके मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। उनको हम लोगों की तरह मौलिक अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, तो उनको मतलब जो संस्था होती है, कहते हैं सेना या सशस्त्र बल, उनमें अनुशासन को बनाए रखा जा सके, इसलिए उनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। उनको सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ मौलिक अधिकारों को उनके सीमित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 34 है इसमें यह कहा गया कि यदि किसी क्षेत्र में सैन्य कानून यानी मार्शल लॉ यदि लागू हो तो संसद द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से वंचित करना। यानी यदि कोई क्षेत्र है वहां पर सैनिक कानून लागू है अर्थात मार्शल कानून लागू है तो वहां पर संसद चाहे तो नियम बनाकर वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, यानी उन्हें कुछ अधिकारों से वंचित कर सकती है। इसका जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे अनुच्छेद जो 35 है इसमें मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, यह कहा गया है। अर्थात जो अनुच्छेद 35 है उसके तहत प्रावधान किया गया है कि जो मौलिक अधिकार संबंधी कोई भी कानून होगा वह भारतीय संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 33 में सेना, सशस्त्र बल एवं खुफिया विभाग आदि के संबंध में जो मौलिक अधिकार दिए गए उनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 34 में क्या है, तो सैन्य कानून, किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू होता है तो उस स्थिति में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किया जाएगा उनका वर्णन है। और अनुच्छेद 35 में क्या है, तो अनुच्छेद 35 के तहत जो मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वह संसद को दिया गया है। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा कि
इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। देखिए, पहले ये प्रावधान संविधान में नहीं था, पहले कहा गया था कि मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में एक संशोधन किया गया जिसके माध्यम से इसमें जोड़ा गया कि यदि राष्ट्रीय आपात के समय जो नागरिक हैं उनको इन दोनों अधिकारों को छोड़ के, यानी जो अनुच्छेद 20 है और 21 है, 20 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है, जीवन का जो अधिकार दिया गया है, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी अन्य मौलिक अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का हो गया, उसमें समानता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, इन सभी को समाप्त किया जा सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और देखिए, इसमें अब हम थोड़ा मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण करके समझ लेते हैं, क्योंकि इसके पिछली वीडियो में हमने उन अधिकारों को विस्तृत रूप से पढ़ लिया है कि कौन से नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए हैं, जो भारत के नागरिक हों, जैसे कि, और जो दूसरा उसमें अधिकार दिया गया है वो विदेशियों को प्राप्त किया गया है। तो पहले हम भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार है उनको देखते हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 और 29 एवं 30, ये सभी जो अधिकार हैं भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देखिए, जो अनुच्छेद 15 और सामाजिक समानता, जो सामाजिक समानता का अधिकार है, यह भारतीयों को दिया गया। अनुच्छेद 16 यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता जो है। इसके अलावा अनुच्छेद जो वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है वे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 29 में देखेंगे जो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, ये भी भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त है। इसके अलावा आप देखिए, जो ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को भी दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को भी दिए गए हैं और साथ ही साथ विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो उनमें इसके अलावा जो भी अधिकार बचते हैं मौलिक अधिकारों में, वे सभी अधिकार जो हैं वे भारतीय नागरिक एवं विदेशियों दोनों को दिए गए हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 का क्या है, अनुच्छेद 14 जो विधि के समझ समानता से संबंधित है, ये विदेशियों को दिया गया। 20 क्या है, तो मैंने 20 में अभी आप सभी को बताया कि ऐसे अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी यह लागू रहते हैं। अनुच्छेद 21 है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 जो है, अपराधों के दोष निवारक निरोध से संबंधित जो सभी अधिकार हैं ये विदेशियों को भी दिए गए। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध, 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी जो है ये सभी विदेशी एवं भारतीय नागरिकों दोनों को दिए गए हैं। तो हमने मौलिक अधिकारों को कंप्लीट कर लिया और हमने इसके पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकारों का मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या होता है, उनकी विशेषता क्या है और संविधान में उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हमने उनको देख लिया। तो आज जो है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित जो वीडियो है वह समाप्त हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। साथ ही साथ यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।